वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 मिनट में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। तो इस बार जो 9 सवाल हैं आपके वो आज के होंगे, 3 जून के होंगे। एक आपका कोई पुराना सवाल होगा उठा के देखने के लिए कि एक्चुअली में आप कितना ज़्यादा यहाँ पे करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पॉज करना है आपकी वीडियो को, क्वेश्चन किस हिसाब से होगा उसको पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं। इन डिटेल अगर आपको यहाँ पे आंसर चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इट विल लीड यू टू अ पेज जहाँ पे आपके डिटेल्ड आंसर्स यहाँ पे होंगे, राइट। तो पहला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो FPV के रिगार्डिंग ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 जून को शाम को ये लेट आवर्स में न्यूज़ आई है ना, तो हम 3rd में इसको कवर कर रहे हैं। तो FPV ड्रोन्स को लेकर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। पॉज कीजिएगा स्क्रीन, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताऊंगी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 and 4 स्टेटमेंट्स आर ओनली करेक्ट, क्योंकि अब जो ऑपरेशन स्पाइडर है वो यूक्रेन ने रशिया के अंदर चलाया है ना, इंटीरियर जाके 4000 किलोमीटर अवे फ्रॉम यूक्रेन है ना, रशिया के इंटीरियर में जाके। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है कि ऑपरेशन स्पाइडर की वेब के अकॉर्डिंगली जो हमारा FPV ड्रोन्स है ना, उनकी कॉस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा कम है, तकरीबन 42,000 रुपीज़ अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें। सेकंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट क्यों जाती है, क्योंकि शॉर्ट रेंज में काम करते हैं ये। 4000 किलोमीटर तो इंटीरियर ऑफ रशिया में जाके उन्होंने एक्ट किया है ना, यूक्रेन ने। सो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि चाइना जो है ड्रोन कंपोनेंट्स को यहाँ पे लीड करते हैं। 90% ऑफ द USA की मार्केट चाइना ने कैप्चर की है। ग्लोबली अगर हम देखें तो 80% ड्रोन की कैप्चर की है मार्केट चाइना ने। देन फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, वो रिड्यूस करते हैं यहाँ पे ट्रूप की रिलायंस है ना, क्योंकि अब आप अनमैन्ड व्हीकल है, UAV है हमारा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप रीशेप कर रहे हैं मॉडर्न वॉरफेयर को, कि अब लोग जो है यहाँ कम मर रहे हैं, मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम है, मशीनरी ज्यादा काम कर रही है। सेकंड, आपका यहाँ पर हाइफनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि हाइफनाइजेशन क्या होती है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे आप। तो ये सवाल आपका आ गया है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं भी आपको बताने वाली हूँ। दैट इज स्टेटमेंट हमारी 1, 2 and 4 ही करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है हाइफनाइजेशन को बेसिकली अलाउ नहीं करता। हाइफनाइजेशन का मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद बताएंगे, ठीक है। हाइफनाइजेशन को इंडिया जो है अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वो एसोसिएट नहीं होना चाहता कि जब भी इंडिया की बात हो तो पाकिस्तान की बात हो, या पाकिस्तान की बात हो तो इंडिया की बात हो। तो इनडायरेक्टली मैंने आपको आंसर बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडिया को हेल्प किया था USA 1962 वॉर में, बट उन्होंने प्रेशराइज भी किया था कि आप पाकिस्तान को रोका जरूर था USA ने कि आप एक और फ्रंट पे यहाँ पर ना खोलिए वॉर इंडिया के साथ, बट प्रेशराइज किया था इंडिया को कि आप कश्मीर के बारे में यहाँ पे पाकिस्तान से बात करें, ठीक है। सो इनडायरेक्ट हेल्प थी। थर्ड में तो बेसिकली जब बांग्लादेश की क्रिएशन होनी थी तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के अगेंस्ट US यहाँ खड़ा हुआ था। थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि अब USA ने एक अलग तरीका यहाँ पे अपनाया है ना, 1990 वॉर में इंडिया को उसने सपोर्ट किया ओपनली, ठीक है। तो अब क्लिंटन उस टाइम पे यहाँ पर क्या थे, प्रेसिडेंट थे ऑफ USA, राइट। देन नेक्स्ट है आपका RBI का सरप्लस ट्रांसफर। इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट भी बनाया था, इसके रिगार्डिंग आपको सवाल इस बार UPSC में भी आया है प्री के अंदर, राइट। सो अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग आपको एक और सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है, एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो पॉज करके आप अच्छे से पढ़ के इसका आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आंसर मैं डिस्कस कर लेती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है कि स्टेटमेंट 1st and 4th आर ओनली करेक्ट। फर्स्ट क्यों एक्यूरेट, इसलिए कि कैपिटल फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर सरप्लस जो है सरकार को ट्रांसफर होना है। अदरवाइज ये पहले हाफ जो सरप्लस जनरेट होता था वो कॉन्टिजेंसी फंड में RBI भेजा करता था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनएक्यूरेट है कि उन्होंने जो मालेगाम कमेटी है 2013 की, उन्होंने कहा था इंक्रीज सरप्लस जो है उसको यहाँ पर आप अपना सरप्लस जो है उसको बढ़ाएं, ठीक है। तो अब क्या है कि वो 12% की कैपिंग जो है मालेगाम कमेटी ने बोला था कि इसको इंक्रीज करते रहना, इससे कम मत रखना RBI अपने पास जो रिजर्व है, कॉन्टिजेंसी जो उनके पास रिजर्व है इससे कम मत रखना। तो उन्होंने कम करने की बात नहीं की थी, बढ़ाने की यहाँ पे बात की थी। तीसरी भी इनकरेक्ट है कि जो हमारी MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें 6 मेंबर होते हैं, 8 नहीं, RBI एक्ट 1934 के तहत। फोर्थ स्टेटमेंट एक्यूरेट है। RBI की इनकम जो है मैक्सिमम मोटा पैसा मैंने उसे शॉर्ट में अगेन बताया था कि बाहर से ही आएगा, ठीक है, बाहर से यानी कि फॉरेन कंट्री से आता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। देन अब हमारी ED के रिगार्डिंग यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ED के रिगार्डिंग क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, आंसर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता रही हूँ। 3 स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि ED जो है 1 मई 1956 को यहाँ पे फॉर्म हुई थी, एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED की पावर्स बढ़ गई थी। पहले FEMA को पढ़ेंगे, फेरा को पढ़ेंगे, एंड देन प्रिवेंशन ऑफ मॉनेटरी जो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, देन FATF का रोल यहाँ पे क्या आता है उसके ऊपर फोकस करना। देन एक्यूरेट है थर्ड स्टेटमेंट हमारी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है, तो वो लिकर लाइसेंस का कुछ केस है तमिलनाडु को लेकर। देन फोर्थ स्टेटमेंट हमारी इनएक्यूरेट है कि ED जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, ना कि होम मिनिस्ट्री के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि चाइना ने क्लेम किया है
अरुणाचल को फिर से मैप्स में कुछ चेंजेस दिखाए हैं, तो यहाँ पे आपको ये सवाल पूछा गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, रिलेटिवली टेरिटोरियल डिस्प्यूट से रिगार्डिंग है। देन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड जो है आईसीजे ने रिजेक्ट किया था इंडिया का, सॉरी चाइना का ये जो क्लेम है जो मैप्स में चेंज करके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को यहाँ पर छोड़कर अभी करंट यहाँ पे पोजेशन के बेसिस पे क्या चेंजेस लेके आने चाहिए, आईसीजे उसको फॉर्मुलेट करता है। सेकंड जो हमारा ये यूटी पॉसिडिस जूरिस जो क्या है रोमन लॉ है, इसका मीनिंग क्या है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे मतलब कॉलोनाइजेशन के टाइम पे अगर आप बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे तभी आपको इस टाइम पे यहाँ पे रेलेवेंस जो है माननी पड़ेगी। चाइना डिनाई करता है पुराना कॉलोनियल टाइम पे जो टेरिटरीज मार्क की गई थी, सो उसी के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट हमारी एक्यूरेट है। थर्ड स्टेटमेंट इनएक्यूरेट है कि मैप्स जो है वो लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ में यहाँ पे चाइना के क्लेम को किसी तरीके से फॉलो नहीं करते। देन न्यू पॉलिसीज फॉर यूटी ऑफ लद्दाख जो कि डोमिसाइल का टैग यहाँ पे अनाउंस करते हैं, ठीक है। क्या क्या ये आज फाइनल हो चुकी है, मीटिंग्स इस पे बहुत टाइम से चल रही थी, आज फाइनल हो गया है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका आंसर मैं आपको करेक्ट बता देती हूँ कि पहली करेक्ट है कि 15 साल की यहाँ पे रेजिडेंसी होनी चाहिए। 2019 के बाद से अगर आप 15 साल तक यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद ही आपको डोमिसाइल मिलेगी। आप पढ़ाई आपकी 7 साल की हो जाती है, ठीक है, 10th करते हैं 12th करते हैं, तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि 1/3 ऑफ द सीट्स जो है वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। देन इनएक्यूरेट इसलिए है कि एसटी जॉब रिजर्वेशन 85% पे सेट की गई है, ऑलरेडी पहले कोई लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो 95 वाला तो यहाँ पे रोल आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाती है। देन अब प्रेसिडेंट्स रूल, ये पुराना आपका क्वेश्चन है, ठीक है, पुराने आप कितना फॉलो करते हैं क्वेश्चंस को, उसको देखते हैं करंट अफेयर्स को। तो ये एसआर बोमाई केस से रिगार्डिंग है। लैंडमार्क जजमेंट्स पे हम मानते हैं, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी कि मैंडेट किया था सस्पेंशन ऑफ एनिमेशन ऑफ असेंबली अंटिल पार्लियामेंट्स अप्रूवल। देन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि कोई एविडेंस ऐसा नहीं है एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स बियॉन्ड 6 months, ठीक है। थर्ड हमारा जो एक्यूरेट है आर्टिकल 356 जो है वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर था पहले, जब तक एसआर बोमाई केस का यहाँ पे हमारे पास जजमेंट नहीं आ गया था। नेक्स्ट आपका व्हाई डू वोल्केनोज इरप्ट, बेसिक्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब आप कमेंट बॉक्स में अगेन मुझे बताएंगे कि रिसेंटली वोल्केनो जो है जिसकी वजह से ये न्यूज में है, तो ये कौन सा वोल्केनो था जो इरप्ट हो रहा है या होने वाला है या हो गया है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है कि लोअर लेवल्स पे यहाँ पे हमारे पास प्रेशर बिल्डअप होता है, हीट होती है गैसेस की वजह से, वो अब फर्दर हमारे पास क्या हो रहा है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है। ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, लो है कंपैरेटिवली प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ से यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होती है। रिगार्डिंग सब कुछ वो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमारी। नेक्स्ट पीआईबी से इंपॉर्टेंट कि एम्पावरिंग इंडियाज अमृत पीढ़ी, अमृत पीढ़ी कौन, यंगस्टर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, उसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से। देन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर भी, एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज आईआईएम के ऊपर फोकस करना। आंसर इसका क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। पहली यही है आईआईएम जो है वो बढ़ गए हैं, मैनेजमेंट एक्सपैंड हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। सेकंड जो है उसने 1.63 करोड़ यूथ को यहाँ पर जो है ट्रेन किया है, नॉट जस्ट 50 लाख। थर्ड हमारी एनईपी जो है वो 100% हमारा जो रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज है ना, वो एक्सेप्ट करना चाहती है, उसको अचीव करना चाहती है बाय द ईयर ऑफ 2030। यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन का एक्सेस यहाँ पर सभी बच्चों के पास होना चाहिए, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पीआईबी से ही, कल्चर टू प्राइड प्रोग्रेस इन एवरी स्टेप, क्वेश्चन आपका आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इसका मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ही है। पहली स्टेटमेंट एक्यूरेट है क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से वाराणसी के जितने भी घाट्स हैं, लेन्स हैं, टेंपल का एक्सेस जो है वो बेटर कर दिया गया, डेवलपमेंट हुई है उनकी। सेकंड हमारी एक्यूरेट है कि स्वदेश दर्शन ने 2.0 जो है जब अप्रूव हुआ तो 35 प्रोजेक्ट्स, अराउंड 34 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए 2023 से लेकर 2025 तक ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर को, टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए। देन थर्ड स्टेटमेंट इनएक्यूरेट है क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है 2025 का वो ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे इंक्लूड करता है, डिजिटलाइजेशन करना चाहता है। अब यहाँ पे एक्सक्लूजन का लेकर यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी इन वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नेंस, ठीक है, डिजिटल सेंट्रलाइजेशन जो है बट वो एक्सक्लूड नहीं होगी, वो इंक्लूड की जाएगी। तो डिजिटलाइजेशन का यहाँ पे सरकार जो चाहती है कि होना चाहिए। तो अब हमारा ऑनगोइंग यहाँ पे प्रीलिम्स का बैच चल रहा है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है फॉर द ईयर ऑफ 2026, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आप इसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक को आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे दिया जाएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। अगेन अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, डिटेल्ड आंसर्स चाहिए, लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर डिटेल में आंसर्स भी इसके पढ़ सकते हैं। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।